हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले हम लोगों ने बाइनोमियल की कई सारी टॉपिक्स को कवर करा था। एंड आज के लेक्चर में हम लोग बाइनोमियल का वो पार्ट हम लोग करने वाले हैं जो फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है। एंड इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको पढ़ने के बाद फिजिक्स के कुछ परसेंटेज क्वेश्चन जो है, कुछ न्यूमेरिकल्स आप विदाउट फिजिक्स पढ़े भी कर सकते हो। और नॉट ओनली इन अ पर्टिकुलर चैप्टर्स, फिजिक्स के कई सारे चैप्टर्स की कई सारे चैप्टर से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, जो जेई में ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चन है या नीट में पूछे गए क्वेश्चन है, उसको भी इस टॉपिक के हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो गाइस, इतना सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि बाइनोमियल की आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। एंड सो गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। और मैं आपको बता दूं, इस पिछले लेक्चर में मैंने जैसा कि बताया था कि जो बाइनोमियल का जो एप्लीकेशन होने वाले हैं फिजिक्स में, वो सिर्फ मैंने नाम बताया था कि इस टॉपिक में, फिजिक्स के इस पार्ट में बाइनोमियल का यूज होगा। पर कैसे होगा, इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, ये मैंने नहीं बताया था। तो सो गाइज, इस टॉपिक में मतलब आज की जो लेक्चर होने वाली है, इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि इसका यूज कैसे होता है, मतलब बाइनोमियल का एप्लीकेशन हम लोग फिजिक्स में कैसे करेंगे। आई थिंक कि हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स के किस किस पार्ट में एप्लीकेशन होने वाला है, तो उसको मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं। फिजिक्स के जैसे कुछ पार्ट लाइक आप कह सकते हो एरर एंड मेजरमेंट में बाइनोमियल का हम लोग यूज करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में यूज करेंगे। इवन की नॉट ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इवन की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी हम लोग बाइनोमियल यूज करेंगे। ठीक है। इसके अलावा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में यूज करेंगे, एरर कैलकुलेशन के लिए करेंगे, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के लिए करेंगे। और इस सब का जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ लिखा है, सबका क्वेश्चन दिया हुआ आगे। ठीक है। सबका क्वेश्चन दिया हुआ आगे, मैं करके दिखाऊंगा। ऑक्सीलेशन में यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज होने वाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डायपोल में यूज होने वाला है, कैपेसिटेंस में यूज होने वाला है, वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स में यूज होगा, इवन की रिलेटिविटी एनर्जी फार्मूला वगैरह में भी हम लोग बाइनोमियल का यूज करेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गया कि ये सब एप्लीकेशन है फिजिक्स के, इस पार्ट में हम लोग बाइनोमियल का यूज करेंगे। बट हाउ, ठीक है, ये कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर में जो हम लोगों ने टॉपिक कवर करा था, सबसे पहले फैक्टोरियल के बारे में सीखा था, एंड देन कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। थर्ड वन दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। दोनों में इवन की डिफरेंस भी मैंने बताया था आपको। इसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर फ्रैक्शनल नेगेटिव पावर्स के लिए भी पढ़ा था हम लोगों ने। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे, स्पेशल केसेस, जिसको हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के भी नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है फिजिक्स में। ठीक। तो इसके बारे में आपको बता दूं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के बारे में कि इसका कैसे हम लोगों ने यूज किया था। ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बाइनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में कि इसका यूज हम लोग तभी पर करेंगे, इसका यूज तभी करेंगे जब 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 थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लूं, जब मैं लिख दूं इफ मोड ऑफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि मोड ऑफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1। अगर ऐसा है तो ही हम क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं, अनलेस में। दूसरी बात, अगर ऐसा है देन 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स। ठीक है। 1 प्लस एन एक्स। और अगर यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, डजंट मैटर। ठीक है। दूसरी बात, मैंने देखो यहाँ पर इक्वल का सिंबल यूज किया है। मैंने क्या बोला है, इक्वल का सिंबल यूज किया है, बट ये इसके एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। ये बात आपको क्लियरली पता होना चाहिए। मैंने बोला था अगर मोड ऑफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1, दैट मीन्स ये जो एक्स है, ये अगर 1 से बहुत छोटा है, उस केस में हम इस अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे।
मतलब ये वाली चीजें अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा, 1 प्लस एन एक्स के। और कैसे होगा ये चीजें मैंने आपको बता रखा है पहले। जैसे और इसका मैं फिर से वही एग्जांपल दूं जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, मैं आपको बता दूं इसके एग्जाम्पल के लिए क्या करते हो आप लोग, ठीक है। जैसे देखो, अगर मान लो, और एक बात और याद रखो, यहाँ पर 1 ही होना चाहिए, और ये जो x है, x 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो ही जाके हम लोग इस अप्रोक्सीमेशन को लगा सकते हैं। फिर 1 प्लस एक्स की पावर n जो है वो अप्रोक्सीमेट होना तो ऐसे चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, पर सब जगह इक्वल ही लिखूंगा मैं, सब जगह इक्वल ही रहेगा। तो आपको ये बात समझना है कि ये जो चीजें हैं ये इसके एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ये इसके अप्रोक्सीमेट इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पूछा जाए आपसे कोई कि पाई की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलते हो 3.14। अगर पाई का फ्रैक्शनल वैल्यू चाहिए क्या बोलते हो 22/7। गाइस अगर आप पता करोगे ये पाई की जो वैल्यू 22/7 और पाई की जो वैल्यू 3.14 है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। ये इसका क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब ये इसके एग्जैक्ट नहीं है, इसके बाद आता ही जाएगा, डेसिमल वैल्यू आता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होता है। एंड दैट्स व्हाई पाई की वैल्यू जो है 3.14, ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। फिर भी हम लोग पाई इक्वल टू क्या लिख देते हैं जनरली, 3.14। in general we write here pi equal to 3.14, but it's wrong, it's not exact value of pi, right? And so similarly that ये जो 1 प्लस x की पावर n है, 1 प्लस होल टू द पावर n है, इसके इक्वल हम लोग 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं when mod of x is very less than 1। और यहाँ पर 1 ही होना चाहिए, और यहाँ पर ये x जो है 1 से बहुत छोटा होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको करके भी दिखाया था, गाइस कि इन दोनों का वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। चलिए एक एग्जांपल लेके चेक भी कर लेते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जांपल था, जैसे मान लो कि सपोज 99 है, क्या फाइंड करना, 99 का स्क्वायर फाइंड करना, राइट। तो 99 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो 100 माइनस 1 99 होता है, तो 99 को ऐसे लिख सकते हैं, और होल स्क्वायर पहले से था तो होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सबसे पहले आप लोगों ने क्लास 3-4 में जो आपने पढ़ा था, 6-7 जो भी हो, उस क्लास में जो पढ़ा था उसके हेल्प से हम लोग करेंगे। वो क्या था, वो था a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये चीजें था। तो इसके हेल्प से अभी मैं इसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसके हेल्प से अगर सॉल्व करूँ हो जाएगा 100 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 इंटू ए कितना है 100 इंटू बी कितना है 1 प्लस बी का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। अब अगर मैं कितना 1 2 3 4 4 जीरो हो जाएगा, अब माइनस ये हो जाएगा 200, कितना 200 कितना हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो 1 को जब इसमें ऐड करोगे तो हो जाएगा 0 0 0 1 माइनस 200, ठीक है। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी, इतनी। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, हो गया कितना 9801, ये आपकी वैल्यू है। और ये चीजें आपको पहले से बहुत अच्छे से पता है, ये आपने जूनियर क्लास में पढ़ रखा है, राइट। बट अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेशन के हेल्प से सॉल्व करूं, अगर मैं इसे सॉल्व करूं, कहने का मतलब है अगर मैं इसे बाइनोमियल के हेल्प से सॉल्व करूं, तो देखो कैसे करता हूं। ये आपके पास कितना था गाइस, ये है आपका 99 का स्क्वायर, कितना था 99 का स्क्वायर। और इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। पहला स्टेप ये है। दूसरी स्टेप क्या करूंगा मैं, इसमें से 100 कॉमन ले लेता हूँ। तो जब 100 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा 1, और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 1/100, ठीक है। अब देखो इसमें 100 तो था ही नहीं, तो कॉमन कैसे ले सकता हूँ, बट यहाँ पर नहीं था, तो ये क्या हो गया 1/100, ताकि इससे मल्टीप्लाई करो तो 100 इंटू 1 100, और 100 इंटू 1/100 100 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच जाएगा 1। और इस पूरे पे स्क्वायर था,
तो इस पूरे पे मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, ये पहले स्टेप करना है। ठीक है, इतना जब आप कर लोगे, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद गाइस क्या करना है, यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, थोड़ा सा आपको याद रखना है कि अगर a और इंटू बी है, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, इसे आपको क्या लिखना चाहिए, ये होता है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब सवाल है कैसे, तो स्क्वायर के बारे में आपको पता है कि ए बी इंटू ए बी स्क्वायर है, तो ए बी को कितना 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, बी इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप इस बातों को याद रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, पर सवाल ये है, ये चीजें डायरेक्टली आपको याद रखना चाहिए। तो a इंटू बी का होल स्क्वायर है। तब जरा देखो क्या 100 इस पूरे से मल्टीप्लाई है क्या, तो अगर मैं इसको a बोल दूं और इस पूरे को अगर b बोल दूं तो a इंटू बी का होल स्क्वायर है, ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। राइट, मतलब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस, और 1/100 कितना होता है गाइस 0.01 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना तो लिख ही सकते हो। जब इतना लिख सकते हो, अब सोचो जरा इसके बारे में, तो ये हो जाएगा आपका 000 इतना इंटू 1 माइनस 001 कितना होता है 1 माइनस 001। इसे आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, तो 1.00 और माइनस करना है 0.01। ठीक है, फिर से यहाँ पर हो गया 10 और 10 माइनस 1 ये हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा खत्म। ठीक है, ये कितना आ गया 9.99। ठीक है, 10 माइनस 1 9 और यहाँ कितना बचा 9 और ये खत्म, तो 0.99 यहाँ क्या लिखोगे 0.99। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, बट सवाल ये है कि हम जो यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं या इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये हमें करना ही नहीं। क्यों नहीं करना है, अगर ये करेंगे ये बेवकूफ़ी होगी। क्यों बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हमने जो बाइनोमियल सीखा था वो इसी दिन के लिए तो सीखा था। पूछो क्यों, क्योंकि अब इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, और यहाँ अगर आप दिमाग लगाओगे तो जरा सोचो, क्या यहाँ पर 1 है, इससे मैच करवाओ 1 प्लस एक्स से, 1 प्लस एक्स से, और 1 प्लस एक्स को जब उससे कंपैरिजन करोगे तो जहाँ 1 प्लस एक्स है यहाँ 1 है, और मैंने बोला था यहाँ प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस रहेगा तो प्लस देना, माइनस रहेगा तो माइनस देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस 0 पॉइंट समथिंग है, तो इसको अगर मैं 1 बोलूं और इस बात को अगर मैं x बोलूं, और कंडीशन था कि मोड ऑफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, और वहां अगर बात करें हम 0.01 की, तो 1 से बहुत ही छोटा है, 100 पार्ट है वो 1 का। ठीक है, तो 1 का 100 पार्ट करोगे कितना छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा, ये वेरी वेरी लेस देन 1 है, मतलब कि इसकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ये जो बाइनोमियल इसकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इसकी कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा है, क्या हम लोग डायरेक्ट वहां एप्लीकेशन कर सकते हैं इसका बाइनोमियल का। तो ऐसे केस में जो हम लोग लिखते हैं 1 प्लस एक्स की पावर एन को क्या लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एन, एन की जगह कितना है 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 0.01। ठीक है, 0.01 ये मैंने कर दिया। अब आपके पास क्या आ रहा है, अब आपके पास आ रहा है 100, क्या आ रहा है 100, यहाँ पर कितना है 10,000 इंटू 1 माइनस, अब इतना करो। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 2 0 इंटू 2 0.0। ठीक है, अब 1 में से आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 1 में से करना है 0.02, यहाँ हो गया 10 10 माइनस 2 8, यहाँ हो गया 9.0। ठीक है, 9.08, मतलब कि यहाँ अगर हमें लिखना हो तो ये लिखेंगे 10,000 इंटू कितना आएगा गाइस 0.98। ठीक है, ये आएगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ से इसको हटा दो, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 100 और यहाँ से 2 0, इसका 2 0 कैंसिल आउट, आंसर आएगा 9800। ठीक है, ये आपके आंसर। ठीक है, और यहाँ पर कितना है 9801, वहाँ कितना है 9800। दोनों में, इसमें और इसमें अगर डिफरेंस देखोगे कितने का डिफरेंस है गाइस
दोनों में कितना का डिफरेंस है, इसमें देखो 9801 है और वहां पर 9800, मतलब दोनों में ओनली 1 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है, 1 का। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, तो वही आंसर आता है जो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर बचपन में सीखा था, उसके हेल्प से जो वैल्यू आती है वही वैल्यू आती है वहां पर, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और ये वाली बात ये यहाँ पर देखो, जैसे हमने 100 माइनस 1 किया था, 100 माइनस 2, 100 माइनस 3, या इसको 98 माइनस 2 कर सकते हैं, 97 माइनस 3 कर सकते हैं, 95 माइनस 5 कर सकते हैं। ये जितना ज्यादा डिफरेंस बढ़ेगा तो कैलकुलेशन जो है उतना ही क्या कह सकते हैं, एक्यूरेट नहीं आएगा। एक्यूरेट आने के लिए ये वाली जो वैल्यू है 0.01, इसको और स्मॉल होना पड़ेगा। जितना ज्यादा स्मॉल होगा ये वाली वैल्यू, उतनी ही वैल्यू एक्यूरेट आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दोनों की वैल्यू लगभग क्या आ रही है, सेम। और यही बात तो मैंने बताई थी, अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो 1 प्लस एक्स की पावर n की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा किसके, 1 प्लस एन एक्स के, और वही तो आ रही है। ठीक है, तो हम लोग अब सवाल है कि इसका यूज कहाँ करेंगे, सर इसका कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, इससे पहले इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैंने बताया था। मान लो कि आपके पास रूट अंडर कितना हो, रूट अंडर सपोज की 48 हो, रूट अंडर कितना हो, 48 हो, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 49 माइनस 1। और रूट को क्या लिखते हैं हम लोग, रूट को मैं पहले ही बता दूं, इस रूट को क्या लिखते हो, इसकी पावर लिखता हूँ 1/2। कितना, 1/2। फिर सेम कहानी, फिर इसे अप्रोक्सीमेशन लगाना है, फिर से क्या करोगे, 49 कॉमन लेना है, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/49, और इसकी पावर हो जाएगा हाफ। इसकी पावर कितना हो जाएगा, 1/2। फिर इसको उसी तरह से सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 49 की पावर हाफ इनटू, और कितना हो जाएगा, वहां पर सॉल्व करो, ये हो जाएगा, देखो इसकी 1 में 49 से डिवाइड करोगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 1 से बहुत छोटी वैल्यू है। मतलब यहाँ पर भी हम लोग चाहे तो डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये हाफ आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4 9। ठीक है, इक्वल टू, और 14 हाफ का मतलब रूट को हटा के ही हाफ दिया था पावर हम लोगों ने, तो यहाँ 49 का पावर 1/2 दैट मीन्स रूट है, 49 का रूट कितना होता है, 7। ये हो जाएगा 7 इंटू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 49 टू जा 98, ये हो जाएगा 98। ठीक है, इसको सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसकी वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी की रूट 48 की आती है। मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, पर रूट 48 की वैल्यू जितनी होगी उसी के अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आएगा। और ये पिछले लेक्चर में मैंने बहुत ही डिटेल में सिखाया था। ठीक है, अब सवाल है कि सर इसको पढ़ करके हम लोग करेंगे क्या, फिजिक्स में कहाँ यूज होता है। ठीक है, इसे अप्रोक्सीमेशन का फिजिक्स में कहाँ यूज होता है। मैं फिलहाल एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि आपके पास अर्थ है, क्या है, सपोज ये क्या आपके पास अर्थ है। ठीक है, क्या ये अर्थ नहीं भी मान लेना कि ये आपका अर्थ है, कर लो गाइस। ठीक है, चलो ये क्या है, ये अर्थ है। ठीक है, अब इस अर्थ का जस्ट इमेजिन कि ये सेंटर है, ये सेंटर है। ठीक है, इस सेंटर से कहां से, सेंटर से मान लो इसी सरफेस पे, यहाँ पर अर्थ के इस सरफेस पे, यहाँ पर कलर दूसरा लेता हूँ, यहाँ पर ये एक छोटा सा मास है, एक छोटा सा मास है जिसका मास कितना है, m है। इसका मास कितना है, अर्थ के ही इस सरफेस पे है। अगर मान लो कि अगर ये कलर पसंद ना हो तो मैं कलर चेंज कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ये कलर मैच कर जा रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा मास का, एक वेरी स्मॉल मास का एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है, m है। इसका मास कितना है गाइस, m। और ये जो रेडियस है ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, अब कह रहा है कि अर्थ के सरफेस पे आपको इस अर्थ और इस जो स्मॉल मास के एक ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच में फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं, आपने ऑलरेडी पढ़ाई कर रखा है जूनियर क्लासेस में, कि इस यूनिवर्स की कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में
मास की वजह से इन दो ऑब्जेक्ट के मास की वजह से उसके सेंटर के तरफ, उन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर के तरफ जो फोर्स लगता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और उन दो ऑब्जेक्ट में से अगर एक ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर अर्थ हो जाए तो उसी ग्रेविटेशनल फोर्स का हम लोग नाम देते हैं वेट या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, क्या नाम देते हैं? वेट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये आपका क्या है? एक पेन है और ये बोर्ड है, ये यूनिवर्स की दो ऑब्जेक्ट हो गई। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होगा, इन दोनों का नाम देंगे हम लोग कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अभी आप इग्नोर करो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स को, अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मास की वजह से जो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, उस फोर्स को क्या बोलेंगे? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। बट अगर मैं एक ये पेन ले लूं और दूसरा एक ऑब्जेक्ट अर्थ ले लूं, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसको ग्रेविटेशनल भी बोल सकते हैं। बट एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, उसका पर्टिकुलर नाम क्या देते हैं हम लोग? वेट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट है और हमें अर्थ और इस छोटा सा मास की वजह से फोर्स निकालना है। ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल है, उन दोनों के बीच में अगर फोर्स निकालना है तो इस फोर्स का क्या नाम होगा? वेट। और वेट जो होगा इसका, वो वेट किसके इक्वल होगा? ये वेट होता है mg के इक्वल। किसके इक्वल होता है? mg के। और ये आप बहुत ही जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक बात जरा सोचो कि अगर मैं बात करूं इसके बारे में, सोचो कि ये जो अर्थ है और ये जो स्मॉल मास है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट करता है, राइट। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, ये फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू G इंटू M1। तो M1 कौन है? मास ऑफ अर्थ। एक ऑब्जेक्ट तो अर्थ ही है, तो इस अर्थ के मास को मैं m ही बोल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ले लिया मास ऑफ अर्थ। और दूसरा ऑब्जेक्ट, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट था जिसका मास स्मॉल m है, तो उसके मास को मैंने लिख दिया m होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर होता है उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। तो ये सेंट्रल फोर्स है, तो अर्थ का सेंटर से इस मास तक का जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इस तरह से इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का फोर्स ये होगा। पर गाइस आप सोचो कि ये भी फोर्स इसी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का है और ये भी फोर्स इसी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का है, तो दोनों फोर्स की तो वैल्यू सेम ही होगा और दोनों फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही है, दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो कह सकते हैं कि ये जो वेट है इस ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। अगर मैं इस वेट को इक्वल कर दूं किसके? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, ये हो जाएगा mg इक्वल टू g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल m होल डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। अब मुझे बताओ, क्या ये मास इस मास से कैंसल आउट हो जाएगा? तो फाइनली आपके पास g का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा g इंटू मास ऑफ अर्थ होल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये आएगा आपके पास क्या चीज? फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये आपका जो g है ये क्या है? ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पर प्रॉब्लम हमारी यहाँ खत्म नहीं होती है। अभी तक मैंने कहीं पर भी बाइनोमियल यूज नहीं किया। बाइनोमियल का कैसे यूज करते हैं? तो बाइनोमियल का यूज करने के लिए मैं बता दूं, अब मान लो ये तो आपका g है और ये g निकल के आया कहाँ? सरफेस ऑफ अर्थ पे। अब मैं कह रहा हूं कि मान सरफेस ऑफ अर्थ है, ये अर्थ का एक क्लोन बना लूं मैं। ठीक है, एक क्लोन बना लिया और इसको यहाँ रखता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं कुछ इसके शेप को ऐसे रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये क्या किया? सरफेस ऑफ अर्थ को थोड़ा सा रोटेट किया और तुम्हें अच्छे से अगर दिख रहा हो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये इतना बड़ा, इतना रहने देता हूँ। सबको दिख रहा है क्लियरली? अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ
कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है, मैं कह रहा हूं कि आपके पास अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के सरफेस पे नहीं हो करके ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट ऊपर, कुछ हाइट ऊपर, कुछ हाइट ऊपर कहां पर है, यहां पर। जो ऑब्जेक्ट यहाँ अर्थ के सरफेस पे यहां पर था अब वहां पर नहीं है। अब ये अर्थ सरफेस से h हाइट पे, कितने हाइट पे, h हाइट पे ऊपर यहां पर है, ठीक है। मास अभी ऑब्जेक्ट का कितना है, m है, ठीक है। तो g की एक्सप्रेशन मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, दोबारा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब अगर मुझे इस g फाइंड करना है इस हाइट पे, किस हाइट पे, इस हाइट पे, तो कितना हो जाएगा, इस हाइट पे जो g होगा, मान लो इसको मैं बोल देता हूँ g, ये जी ही रहने देता हूँ और इसको बोलता हूँ जी एट अ हाइट, जी एट अ हाइट, ठीक है। तो जी एच बोल देता हूँ, जी एट अ हाइट। अब ये अगर चाहिए तो जी का एक्सप्रेशन क्या निकल के आया है, ये निकल के आया जी इंटू मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ तो मास ऑफ अर्थ ही रहेगा, फिक्स है, एंड होल डिवाइडेड बाय, अब जो दोनों के बीच का, अब जो ऑब्जेक्ट और दोनों के अर्थ के बीच का डिस्टेंस है वो तो ये सेंट्रल डिस्टेंस होगा। तो सेंटर से ये वाली डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का होल स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये जो फाइनल एक्सप्रेशन अपने लिए आया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दैट इज दिस वन, ठीक है। ये आएगा आपके पास। अब सवाल क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो आपका g और ये जो g है, दोनों में एक बार डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहां से इसको मैं अलग करता हूं, यहां से इसको सेपरेट कर देता हूं, और यहां से क्या करता हूं कि ये जो आपके पास करता हूं, मैं रेशियो निकालता हूं। देखो क्या क्या होता है, तो जब दोनों का रेशियो निकालूंगा तो आपके पास जी एच की वैल्यू कितनी है, जी टू एम ई बाय, और जी की वैल्यू की अगर बात करूं, आर ई का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एट सम हाइट h, तो जी ठीक है। अब अगर आपको बचपन में डिवीजन वाली बात, ए बाई बी होल डिवाइडेड बाई अगर सी बाई डी रहे तो इसे आप कैसे करते थे, ये ए बाई बी तो एज इट ए बी रहता था, और इसमें क्या और सी को नीचे करते थे, इस तरह से आप सॉल्व करते थे। तो सेम कहानी देखो हो गया, और सी इसे सॉल्व करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं। मैं क्या लिखूंगा, जी एट हाइट और जी दोनों का रेशियो अगर फाइंड कर, एम बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इनटू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, ठीक, होल डिवाइडेड कितना हो जाएगा, जी इंटू एम ई का होल स्क्वायर। अब गौर से देखो, ये जी एम ई और जी, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा गाइस, स्क्वायर नहीं है, एम ई है, सिर्फ क्या है, जी इंटू एम ई, एम ई और जी इंटू एम ई ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, ये होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, आर ई प्लस का होल। अब देखो कि मैं इसमें बाइनोमियल का कैसे यूज करता हूँ, इसमें बाइनोमियल का कैसे यूज करता हूँ, ठीक है। ये एक्सप्रेशन बस आपको याद रहना चाहिए। मैं एक दूसरा पेज लेता हूँ। अब अगर मैं बात करूँ कि g एट सम हाइट h डिवाइडेड बाई g इक्वल टू, ऊपर में क्या था, आर ई का स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय आर ई, होल डिवाइडेड बाय क्या था गाइस, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो इस g को उधर ट्रांसपोज कर देता हूँ। आपके पास जो g एट सम हाइट h आएगा वो आ जाएगा g इंटू ऊपर में कितना है,
आर ई का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, और इन दो आर ई का कॉमन ले लेता हूँ, ये जो है आर ई ले लूंगा, 1 प्लस और यहाँ बचेगा एच बाई आर ई, ठीक है। और इस पूरे का स्क्वायर है तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये वाली यहाँ जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर लार्ज ब्रैकेट लगा, यहाँ पर क्या लगा देता हूँ मैं, लार्ज ब्रैकेट लगा दे, ठीक है। इतना कहानी अगर आप करोगे तो देखो कहानी में क्या होता है, ठीक है। कहानी में ये हो जाएगा कि इसको अगर फर्दर सॉल्व करें, इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें, हाइट एच इंटू जी इंटू ये तो हो गया आपका आर ई का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, अभी कुछ देर पहले ही मैंने सिखाया था, इसको ए बोलूं इसको बी, तो ए इंटू बी है और उसका होल स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है, इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। दैट मीन्स यहाँ हम लोग लिख सकते हैं आर ई का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाई आर, ठीक है। अब कैंसल आउट हो जाएगा, इसको देखा जाए कैंसल आउट हो जाएगा, फिर आपके पास बचेगा क्या, तो रिमेनिंग आपके पास जो बच रहा है वो आपके पास क्या बचेगा, मैं यहाँ से दिखाता हूँ। आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा जी एच इक्वल टू जी इंटू 1 बाय, देखो ये कैंसल आउट हो गया तो ऊपर में 1 बचा, नीचे में हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर, एच बाई आर ई का होल स्क्वायर, इसको इतना ही रहने दो, ठीक है। ये हो जाएगा इंटू जी, ये आपके पास एक्सप्रेशन है। बट इसमें देखो अब इसे अगर सॉल्व करना हो तो इसे स्क्वायर करना पड़ेगा, पर आप स्क्वायर किए बिना भी सॉल्व कर सकते हो। पूछो कैसे, यहाँ बस आपको लगाना है अप्रोक्सीमेशन, पर थोड़ा सा सॉल्व करो एक लाइन और इससे, अगर मैं एक स्टेप और सॉल्व कर दूं इसको, ये हो जाएगा जी एच इक्वल टू जी इंटू, अब जरा इसमें देखो गाइस, इसमें गौर से देखो, तो अब ये 1 बाय समथिंग है, याद करो मैंने आपको कभी बताया होगा 1 बाय अगर ए की पावर माइनस एम रहे, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए होता है ए की पावर प्लस एम, ये माइनस एम ऊपर जा क्या हो जाता है प्लस एम, पर अगर ये ऐसे रहे ए की पावर एम रहे, इसे आप क्या कर सकते हो, इसको माइनस एम रहे तो इसे क्या लिख सकते हो 1 बाय ए की पावर एम, ठीक है, 1 बाय ए की पावर एम। अब जरा इससे इसको कंपैरिजन करो, देखो इस पूरे को अगर m बोलूं, a बोलूं, क्या बोलूं a की पावर कितना है m, अब अगर इसको 1 बाई समथिंग है, 1 बाय a की पावर m है, तो इसको अगर ऐसे लिखना हो तो ये ऊपर जाके -2 पावर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा g इंटू 1 प्लस h बाई आर ई इसकी पावर -2, ये आपके पास अगर फिर से सॉल्व किया तो ये एक्सप्रेशन आया, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है अपने पास, जरा सोच के देखो, तो जी एच का जी एच ही रहने दो, पर थोड़ा सा मैं आपको कुछ कुछ बातें बता दूं, ये जो एच है, एच क्या वेरी वेरी लेस देन आर ई है, क्या ये जो आपकी एच ई एच है क्या ये वेरी वेरी लेस देन एच आर ई है, पूछो कैसे, तो जैसा कि आप जानते हो, ठीक है, जैसा आप जानते हो, अगर मैं बात करूं, अब गौर से देखोगे तो ये आर क्या था, ये जो आर अभी तक क्या लोग, ठीक है, देखिए ये आर ई क्या था, ये रेडियस ऑफ अर्थ था, और ये एच क्या है, अगर ये अर्थ सरफेस है तो इस अर्थ सरफेस से कुछ ऊपर इतना हाइट पे ये हाइट है, ठीक है, तो ये हाइट सोचो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में कितना छोटा होगा, तो ये एच बहुत ही छोटा है और रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ही बड़ा है। तो अगर किसी छोटे चीज में, अगर किसी छोटे चीज में, जैसे मान लो कि 1 में, अगर किसी छोटे चीज में ऐसे बहुत बड़ा चीज जैसे कि ऐसे 2 4 अगर 1 लाख से डिवाइड किया जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.00001, ठीक है, बहुत कम वैल्यूज होगी जो कि बहुत स्मॉल वैल्यूज है। तो जरा सोच के देखो कि रेडियस ऑफ अर्थ इस ऐसे बहुत बड़ा है और किसी छोटे चीज में बहुत बड़ा नंबर से अगर डिवाइड किया जाए तो उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। और अगर इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से देखा जाए, ये है 1 प्लस एक्स की पावर n से इसको कंपैरिजन किया जाए, इसको इससे अगर कंपैरिजन करेंगे तो आप गौर से देखो 1 तो 1 ही है और x के जगह कितना है h बाई आर ई, एक्स के जगह कितना है h बाई आर ई और n के जगह कितना -2, तो ये जो x है क्या x इज वेरी वेरी लेस देन 1 है क्या गाइस, जब x इज वेरी वेरी लेस देन 1 है, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, आर ई को इधर ट्रांसपोज कर दो, ये हो जाएगा h बाई आर ई वेरी वेरी लेस देन 1,
मतलब ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये 1 से क्या है, बहुत छोटा है। और जब 1 से बहुत छोटा है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है 1 प्लस nx। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ कि? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ कि क्योंकि ये वो हर कंडीशन को फॉलो करता है जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन करता था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी है 1 से, और यहाँ पर 1 भी है और पावर n भी है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो gh है, gh, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा g इंटू 1, और ये आगे इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस इंटू कितना हो जाएगा, -2 इंटू हो जाएगा आपका h/re। इसे जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा gh इक्वल टू g इंटू 1 का 1 प्लस माइनस 2h/re। इस तरह से आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस कैलकुलेट कर सकते। और ये हमने कैलकुलेशन कैसे किया, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से। कैसे किया, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अगर आपको आती है तो फिजिक्स बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब अगर इसका हम लोग देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि इसका फिजिक्स के लगभग ब्रांच में इसका यूज होता है। तो आइए इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, बहुत ही अपने पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज स्मॉल परसेंटेज चेंज। क्या नाम है इसका, स्मॉल परसेंटेज चेंज। इसको इनफिनिटेसिमल बोलते हैं, डिफरेंशियल चेंज भी बोलते हैं। तो ये सारे इसके नाम है, ठीक है। और ये होता क्या है, डेल्टा वाई बाय वाई मतलब परसेंटेज चेंज इन वाई इक्वल टू एन इंटू डेल्टा एक्स बाय एक्स मतलब चेंज इन वाई, ठीक है। पर इसको आप भूल जाओ, ये सारी बातें लिखी हुई है सिर्फ आपके समझने के लिए। अगर कभी भूल जाओ तो इसे पढ़ के समझ सकते हो, बट मैं जो बातें बताना चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर गौर से उसे सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, तो आपको सारी बातें क्लास में ही याद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बस आपको 2-4 बार और देखना है ताकि आप 2-4 साल तक ना भूलो। क्योंकि आपको जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ अभी की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी पढ़ लिया काम खत्म, अभी इसको 2 साल 3 साल याद रखना है, जब तक आप जेई क्रैक कर लो या ना ही, जब तक कि आप आईटी या नीट कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक ना कर लो। मतलब कहने का मतलब है, जब तक आप अपने गोल को नहीं अचीव कर लेते हैं तब तक ये आपको जरूरत है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना। तो इस चीज को सीखने के लिए मैं जैसे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझना क्या है कि मान लो इसकी प्रूफ कैसे करते हैं। तो इसकी प्रूफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आपको आना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपको मजा आएगा, हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है। तो मैं बात करूं तो मान लो कि एक y एक फंक्शन है जो डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। जो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, ठीक है, x पे। मतलब कि y वेरीज विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स y डिपेंड्स अपॉन x। तो इस तरह से मान लो कि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, ठीक है। अब अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता रखा है, ठीक है। तो y इक्वल टू, अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊं तो कितना लिख दूंगा, k इंटू एक्स की पावर n, ठीक है। हालांकि इस k की तो जरूरत है नहीं, अगर देखा जाए तो इस k की जरूरत है नहीं, पर मैं इसको जानबूझ के यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जो ये आपका जो कांस्टेंट है वो कैंसल आउट हो जाता है। ये बात सिखाने के लिए ही मैं इसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब सवाल क्या है कि मुझे क्या करना है, ये जो x देख रहे हो, इस x में मुझे एक स्मॉल चेंज करना है। क्या करना है, स्मॉल चेंज। किस में करना है, इस x में करना है। और जब x में हम लोग स्मॉल चेंज करेंगे तो क्या होगा, y में भी चेंज हो जाएगा। पर सवाल है कि मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपका x को, k को मैंने कुछ नहीं करा, k को एज इट रखा, मुझे चेंज करना है x में। और x में मैंने जैसे ही मैंने चेंज करता डेल्टा x। पर सवाल एक ये है कि सर आप प्लस क्यों लिख रहे हैं, माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि मैं प्लस माइनस दोनों लिख देता हूं, ठीक है। और पूरे की पावर n है तो यहां लिख देता हूं n। पर सवाल है कि सर प्लस माइनस ही क्यों लिख रहे हो, क्योंकि जब किसी चीज में चेंज लाते हैं तो वो 2 तरीके से होती है चेंज। या तो
उसमें ऐड करके चेंज करो या फिर सब्ट्रैक्ट करके चेंज करो। जैसे अगर मैं कहूँ 7 में 2 चेंज करो, कितना चेंज करो, तो 2 चेंज करने का मतलब है कि 2 इसमें ऐड कर दो तब हो गया 9, तो 7 से चेंज होकर के कितना हो गया 9। अब मैं कह रहा हूँ कि 7 में 2 चेंज करो ना, ऐसा बोला गया 7 में 2 चेंज करो, ये तो नहीं बोला कि वो ऐड करो, वो सिर्फ बोला था चेंज करो। तो चेंज का मतलब होता है 7 नहीं रहना चाहिए, उसमें से 2 बदल जाना चाहिए। तो क्या मैं 7 में अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तब पर भी तो ये आ जाएगा 5, अब पर भी तो ये 7 चेंज हो गया। तो 2 ऐड करने से भी 7 चेंज हो रहा है और 2 सब्ट्रैक्ट करने से भी 7 चेंज हो रहा है। पर क्या सर 7 में क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी चेंज होगा। क्या डिवाइड करने से चेंज नहीं होगा क्या? फिर भी होगा। बट हम लोग यहाँ पर जो यूज करेंगे, ठीक है, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली कहानी यूज नहीं करेंगे, हम लोग इन दोनों के हेल्प से अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चेंज किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट हम लोग जो अभी चेंज करेंगे वो प्लस और माइनस के हेल्प से। ठीक है, तो कहने का मतलब है, एक तो बातें ये सीख गए, दूसरी बात ये सीखिए कि जैसे ही मैंने x में एक स्मॉल चेंज किया, प्लस माइनस, या तो प्लस करके चेंज होगा या फिर माइनस करके चेंज होगा। मैंने प्लस माइनस दोनों लिख दिया। मैं थोड़ा और इसको क्लियर करके लिख दूं तो मैंने क्या बोला कि जैसे ही मैंने k को एज इट रखो और ये जो x है, x में मैंने प्लस माइनस कितना लिखा, डेल्टा x, मतलब एक स्मॉल चेंज किया, इसकी पावर n है तो मैंने n लिखा। तो क्या y में कितना चेंज होगा? अरे यार सिंपल है कि x में अगर डेल्टा x चेंज कर रहे हैं तो सर y में कितना चेंज होगा? डेल्टा x चेंज होगा। बट ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। और अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि जब x में डेल्टा x चेंज किया तो y में कितना चेंज हुआ होगा, तो y में ये जो आपका y है, इस y में जो है डेल्टा y चेंज हुआ होगा। कितना चेंज हुआ होगा? डेल्टा y। अब आप कहोगे सर इसमें x चेंज कर रहे हो तो उसमें y भला कैसे चेंज हो जाएगा? उसमें भी तो x ही चेंज होगा। नहीं प्यारे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें x चेंज किया तो इसमें भी x ही चेंज होगा। पूछो कैसे? अब सवाल है सर मुझे समझाओ ये कैसे हो गया, इसमें x चेंज किया तो उसमें y कैसे चेंज हो गया? मान लो आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जरा सोचो कि x की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 1, कितना रखा मैंने? 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1, इसमें तो चेंज ही नहीं हुआ, तो मतलब y हटा दो, चेंज करना है। अब y की वैल्यू कह रहा हूँ रखो 2, सॉरी पहले रखो, x की वैल्यू कितना रख रहे हो? 2। और जब x की वैल्यू 2 रख रहे हो तो y कितनी आ रही है? y आ रही है कितना? 4। y कितना आ रहा है? 4। ठीक है, 1 भी रखते तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, 1 भी रख सकते थे। अब देखो x की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ कितना? 3, x की वैल्यू कितना रखता हूँ? 3, तो y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 9। अब x की वैल्यू रख लो कुछ भी 4, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। अब जरा मुझे बताओ प्यारे, जब इन दोनों में x में कितना आपने चेंज किया? 2 था और लिया आपने 3, तो कितना का चेंज हुआ? ओनली 1। कितना चेंज हुआ आपने? 1 का चेंज किया। 2 में कितना चेंज किया? 1 ऐड करके। तो जरा सोचो कि 4 में कितना चेंज हुआ? 1 चेंज हुआ क्या? 4 में हो गया 5 का चेंज। 4 + 5 9 होता है, मतलब 5 का चेंज हो गया। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में आपने कितना का चेंज किया? इन दोनों में भी चेंज किया 1। कितना चेंज किया? 1। और यहाँ कितना का चेंज हो गया? यहाँ चेंज हो गया 9 + 6, सॉरी 9 + 7 16। तो यहाँ कितना का? 7 का चेंज हो गया। तो जरा मुझे बताओ, यहाँ चेंज कर रहे हो 1, वहां हो जा रहा है 7, यहाँ चेंज कर रहे हो 1, वहां चेंज हो रहा है 5। तो क्या जो चीजें आप x में चेंज कर रहे हो सेम चीजें क्या y में चेंज हो रही है? क्या नहीं हो रही है ना? इसलिए मैंने यहाँ पर अगर x में चेंज किया, कितना x में चेंज किया मैंने? डेल्टा x, तो इसलिए y में लिख दिया डेल्टा y। क्योंकि अलग चेंज आती है तो y के चेंज के लिए y में जो चेंज हो रही है मैंने उसको डेल्टा y लिख दिया, और x में चेंज किया था इसलिए डेल्टा x लिख दिया। ठीक है, तो ये बात आई थिंक क्लियर हो गया कि क्यों वहां डेल्टा y चेंज हो रही है। अब आगे की बात करूं तो थोड़ा सा आगे अब दिमाग लगाया जाए। ठीक है, अब दिमाग क्या है अपना? दिमाग ये है कि ये जो चीजें देख रहे हो, इधर जो लिखा हुआ और इधर जो लिखा हुआ, इन दोनों में क्या करना है हमें? इन दोनों में y कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या करना है? y कॉमन ले लो। तो y अगर वहां कॉमन ले लूं, y अगर कॉमन ले लूं, यहाँ कितना बचेगा?
यहाँ से y निकाल लिया आपने तो बचा 1, अब प्लस, माइनस है तो माइनस भी दे सकते हो, प्लस माइनस दोनों है, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, और यहाँ कितना है डेल्टा y, ये हो जाएगा डेल्टा y बाई कितना हो जाएगा y, क्यों, क्योंकि y जैसे ही आपने बाहर किया तो यहाँ y से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ताकि इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो फिर से वही चीज आना चाहिए, तो y को 1 से करोगे तो y हो जाएगा, फिर y को इससे मल्टीप्लाई करो, y कैंसिल आउट, फिर से डेल्टा y ही हो जाएगा। अब इसमें आ जाओ, अब इस टर्म में आ जाओ, तो इस टर्म में क्या लिखोगे आप, इस टर्म में अगर बात करें तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन ले लो, तो k पहले से रहने दो, और बात करें इन दोनों की, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, अगर x कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ हो जाएगा डेल्टा x बाई एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा x बाई एक्स, और इसकी होल टू दी पावर कितना है, होल टू दी पावर हो जाएगा n, होल टू दी पावर हो जाएगा n। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये चीजें हम लोग ऑलरेडी कर चुका हूँ, पहले ये सब चीजें ऑलरेडी कर रखे हैं, ठीक है, पिछले आई थिंक पिछले पेज में ही करा था हम लोगों ने, तो ये सब चीजें कर रखा हूँ, ये कोई नई बातें नहीं है। अब देखो इसमें क्या करता हूँ मैं, ये जो y की वैल्यू है यहाँ पुट कर दो, y की वैल्यू क्या करो पुट कर दो, तो y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू तो k इंटू एक्स की पावर n, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं y की जगह, ये जो y की वैल्यू कितनी है k इंटू एक्स की पावर n, y की वैल्यू लिखता हूँ k इंटू एक्स की पावर n, और यहाँ क्या है 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई डेल्टा y बाई y, डेल्टा y बाई y, ठीक है, इक्वल टू के तो के ही रहने दो, के तो के ही रहने दो, और जरा इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ, देखो अगर a इंटू बी रहे और इसकी पावर n रहे तो ये कितना होता है a की पावर n इंटू बी की पावर n, कुछ देर पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ। तो क्या हम लोग इसे इस पूरे पे, इसको a बोलूँ इसको b, तो इस पे भी पावर n है और इस पे भी पावर n, तो इसको लिख सकता हूँ x की पावर n इंटू 1 प्लस माइनस, देखो यहाँ माइनस छूट गया, माइनस दे दो, ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स, ठीक है, एन होल टू दी पावर n, होल टू दी पावर n, मुझे कुछ पसंद नहीं आया, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसे लिखो k इंटू के इंटू के इंटू इस पे पावर कितना हो जाएगा x की पावर n, x की पावर n इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स टू दी पावर n, ठीक है, ये हो गया। अब इसे अगर गौर से देखो गाइस, अगर सही से देखोगे तो ये टर्म जो है उस साइड भी यही टर्म है, अगर इधर भेज दूं तो ये मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर भेजने की क्या जरूरत है, यही कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। अब आपके पास एक्सप्रेशन है 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाय वाई इक्वल टू, इधर कितना है, इधर है 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, पर यहाँ पर क्या करो कि एक लाइन और बढ़ाने से अच्छा है कि इसे भी सॉल्व कर लिया जाए। पूछो कैसे, इसे कैसे सॉल्व करना है, तो जरा सोचो, 1 तो यहाँ है ही, वहाँ 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स की पावर n है, तो क्या ये इसी फॉर्मेट पे है क्या, 1 प्लस माइनस जो भी है 1 प्लस डेल्टा 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या, 1 प्लस एक्स की वैल्यू n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, क्या गौर से देखो तो ये इससे मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है सर, ये बिल्कुल मैच कर रहा है। अब कहोगे कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है ही नहीं, मैंने बोला था माइनस रहेगा तो माइनस देना, प्लस रहेगा तो प्लस देना, ठीक है, तो ये इससे बिल्कुल मैच कर रहा है। अब देखो 1 का 1 है, डेल्टा एक्स की जगह एक्स है, अब सही बात इसमें कंडीशन क्या था कि ये जो एक्स है वो वेरी वेरी लेस देन कितना होना चाहिए 1, और इसमें गौर से देखो ये ऑलरेडी बहुत स्मॉल चेंज है, बहुत छोटा सा था, उस छोटे से चीज में ये x से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब बहुत बड़ा चीज से डिवाइड कर रहा हूँ, इसकी जो रेशियो आएगी मैंने पीछे दिखा रखा हूँ कि अगर बहुत छोटे से चीज में अगर बड़ा नंबर से डिवाइड किया जाए तो उसकी वैल्यू बहुत छोटी आती है, मतलब ये जो डेल्टा x बाई एक्स देख रहे हो इसकी वैल्यू बहुत छोटी आएगी, दैट मीन्स x से इसको कंपैरिजन किया जाए तो ये बहुत ही छोटा, दैट मीन्स वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब ये इस बात को फॉलो कर रहा है। और अगर ये इस बात को फॉलो करता है तो हम लोग डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, मतलब हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं ये जो x है, ये पूरी जो चेंज x है ये 1 से बहुत ही छोटा है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस n इंटू डेल्टा x बाई एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने उसे भी सॉल्व करके लिख दिया।
अब जरा सोचो, ये 1 आगे हमने कुछ तो कितना है, प्लस है, ये प्लस, ये क्या है, प्लस है, उस साइड जाएगा क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ 1 प्लस है, 1 में से 1 को माइनस करोगे तो खत्म। मतलब कि मैं क्या करता हूँ, इस 1 को इस 1 से खत्म कर देता हूँ। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन बच रहा है वो है प्लस माइनस डेल्टा वाई बाय वाई इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, इधर कितना है गाइस, जरा सोचो, ये है आपके पास n इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स। ठीक है, इधर कितना बच रहा है, इधर बच रहा है n इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये आपकी वैल्यू, ये आपकी वैल्यू। ठीक है, अब जरा सोचो, अब इसको जरा सोचो, क्या क्या यहाँ पर प्लस माइनस था जो हमने छोड़ दिया, क्या अब इस प्लस माइनस को देखो तो ये प्लस से ये प्लस भी कैंसिल आउट। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस भी कैंसिल आउट, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस तो प्लस होता ही है। तो इस प्लस माइनस के साइन होने या नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ जो आपको प्लस माइनस बच रहा था, ये जो प्लस माइनस आ रहा था, प्लस माइनस n इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है, इस प्लस माइनस का कोई जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लस रहेगा तो प्लस 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 तो हो ही जाएगा, माइनस रहेगा तब पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। फाइनल एक्सप्रेशन जो आपके पास बचता है वो है डेल्टा वाई बाय वाई इक्वल टू n इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स। ठीक है, ये आपकी फाइनल एक्सप्रेशन आती है, और यही एक्सप्रेशन तो हमें लाना था, ये एक्सप्रेशन तो हमें लाना था, ये चीज तो हमने लाया। दूसरी बात, एक तो ये बात है समझ में आ गई। अब इसी बात को अगर थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, थोड़ा सा अगर मैं छोटा कर दूं और यहाँ पर एक चीज लिखूं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो डेल्टा वाई बाई वाई है ना, इसी को हम लोग कहते हैं स्मॉल 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 परसेंटेज 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 चेंज, स्मॉल परसेंटेज चेंज इन y, स्मॉल परसेंटेज चेंज इन y। अब हमेशा इतना लंबा चौड़ा लैंग्वेज नहीं लिखा रहेगा, सिंपल ऐसे लिखा रहेगा, तो आप समझ जाना कि y में परसेंटेज चेंज। ठीक है, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स। ठीक है, तो इस तरह से अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा एप्लीकेशन। अब मान लो आपके पास कोई भी क्वेश्चन ले लो, ठीक है, जैसे मान लो फोर्स, ये कौन सी फोर्स है, सबसे पहले तभी एक फॉर्मूला, ये था, ये बाय आर का फॉर्मूला हम लोगों ने कुछ देर पहले सीखा था। तो इसमें गौर से देखो, तो अगर मैं इस g को कांस्टेंट बोलूं, अगर मैं इस g को कांस्टेंट बोलूं और इस मास ऑफ कांस्टेंट, मतलब ये दोनों ही, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से देखो, तो मैंने बोला था कुछ देर पहले कि इस k की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट कांस्टेंट दोनों कैंसल आउट हो गया, यहाँ पर ये k लिखने का कोई मतलब है नहीं। अब इतना प्रोसेस हर बार हम लोग करने वाले नहीं है, इतना एक बार इसलिए ही किया था ताकि हम लोग इसका डायरेक्ट अप्लाई सीख सके, डायरेक्ट अप्लाई कर सके, राइट। तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं, देखो, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब अगर कांस्टेंट को रिमूव कर दूं, ये जो g है ये आर ई का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर आर की पावर माइनस 2, ये एक्सप्रेशन आपके पास आया। इस एक्सप्रेशन अगर इससे कंपैरिजन करो, इससे कंपैरिजन करो इससे, तो ये ऐसा ही है एग्जैक्टली। y की जगह क्या है g, और x की जगह है r, और पावर की जगह है -2। ठीक है, तो इससे अगर उस कंपैरिजन करूं g के एक्सप्रेशन को, तो एग्जैक्टली ऐसा ही है। पर जब ऐसा था तो स्मॉल परसेंटेज चेंज क्या निकल कर आया, n इंटू डेल्टा एक्स बाई आर, एक्स बाई एक्स। तो उसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए, बताओ कि परसेंटेज चेंज इन जी, परसेंटेज चेंज इन जी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू, डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस। अब देखो क्या होता है, n इंटू डेल्टा आर बाई आर, मतलब ये n की जगह कितना है, ये है -2 इंटू डेल्टा आर बाई आर। इस तरह से हम लोग परसेंटेज चेंज इन जी फाइंड कर सकते हैं इफ
द परसेंटेज चेंज इन आर इज गिवन। अगर सोचो ये कहता है 2% इंक्रीज हो रहा है, तो ये 2 टू जा 4% डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो 2 टू जा 4, और पर माइनस माइनस का मतलब डिक्रीज होता। वैसे भी आप समझ सकते हो, देखो जी के आर ई क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली का क्या मतलब होता है, अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब कि ये आपने कहा कि 2% इंक्रीज कर रहा है, तो सिंपल सी बात जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसको मैंने बोला कि अगर रेडियस को 2% इंक्रीज कर दिया जाए, 2 टू जा क्या हो जाएगा, 4% डिक्रीज हो जाएगा प्यारे। ठीक है, तो इसी तरह से एक तो ये जी वाली कहानी सीखी, ये मैंने इसलिए एग्जांपल लिया कुछ देर पहले ही सिखाया था। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जी वाली अगर सीख चुके हो, तो इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल है आपके पास। सपोज 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 इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स का ले सकते हो। फोर्स इक्वल टू कितना होता है, के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब मान के चलो कि ये जो के तो कांस्टेंट ही है, और Q1 Q2 की वैल्यू फिक्स है, Q1 और Q2 की वैल्यू फिक्स है, तो ये के Q1 Q2 सारे कांस्टेंट है। अगर इसे रिमूव करोगे तो F वेरीज हो जाएगा कितना, 1 बाई आर स्क्वायर के। दैट मीन्स F वेरीज होगा आर की पावर -2 के। अब आपसे अगर पूछ दिया जाए बताओ परसेंटेज चेंज इन F फाइंड करो, तो ये हो जाएगा डेल्टा F बाई एफ इक्वल टू -2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर। ठीक है, ये कहता है आपको फाइंड करो, ये दिया हुआ रहेगा, ये फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचो, आपसे कहा जाता है कि रेडियस चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज आएगा, तो सोचो आपके इसका परसेंटेज चेंज पूछ दिया जाए, तो अब सबसे पहले तो के तो कांस्टेंट है ही, अब मान लो क्यू की भी वैल्यू फिक्स्ड है, के और क्यू दोनों कांस्टेंट, अगर उसे हटा दो तो ई फाइनली डिपेंड कर रहा है किस पे, ये डिपेंड कर रहा है आर की पावर -2 पे। अब अगर डेल्टा ई फाइंड करना हो, डेल्टा ई बाई ई मतलब परसेंटेज चेंज इन ई, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर बाई आर। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज चेंज फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, पर अगर सोचो, जस्ट इमेजिन करो कि आपको ये मेथड समझ में नहीं आई, मैंने क्या किया, ये मेथड आपको समझ में नहीं आई, और अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है तो डिफरेंशिएशन के भी हेल्प से इसे सॉल्व कर सकते हो बहुत इजी वे में। ठीक है, बट आपको उसके लिए कुछ कुछ चीजें आनी चाहिए, उसके लिए कुछ कुछ चीजें आनी चाहिए। जैसे क्या, आपको डिफरेंशिएशन तो आनी ही चाहिए, साथ में थोड़ी बहुत लॉग की भी कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो, तो जैसा कि मैंने बताया प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या लगाना है, कांस्टेंट। फिर से वही कांस्टेंट इसलिए फिर से ले रहा हूँ ताकि आपको पता चले कांस्टेंट की कोई काम नहीं है, वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको हो डिफरेंशिएशन में ना हो तो वो भी कर देता है। क्या करना था, हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना था, पावर n। ठीक है, अब इसमें क्या करना था कि सबसे पहले, अब इसे आगे अगर सॉल्व करना, फर्दर फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले दोनों साइड लॉग। ठीक है, taking log on both sides, taking log on both sides, taking log on both sides with respect to e, with respect to e is a Euler constant। ठीक है, दोनों साइड हमने क्या किया, लॉग ले लिया, किसके बेस में, विद बेस, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू लिखने में बेस लिखना, ठीक है, both sides with बेस, विद बेस ई, विद बेस ई। ठीक है, तो अब हो जाएगा लॉग वाई विद बेस ई इक्वल टू लॉग के इंटू एक्स की पावर एन विद बेस ई। आपके पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। अब कुछ कुछ चीजें लॉग की आपको आना चाहिए, तो नोट देखो, यहाँ पर मैं आपको लिख दूं, और इस नोट्स में आपको बता रहा हूँ कि आपको क्लियरली पता चले, और इसकी कलर कुछ मैं ऐसा कर देता हूँ कि आपको साफ साफ पता चले। ठीक है,
इसका कलर कुछ ऐसा लो ये, और आपको याद रहना चाहिए कि बात कि अगर क्या इसको हम लोग एल एन वाई भी लिख सकते हैं। पहली बातें ये तो याद रहनी चाहिए। दूसरी बातें, अगर लॉग मान लो कि एम है इंटू एन है, लॉग एम इंटू एन लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है। इस तरह से हम, ये बातें आपको पहली बात याद रहना। ये तीसरी बात जो आपको याद रहना चाहिए, पहली बात जो आपको याद रहना कि लॉग लॉग मान लो कि m की पावर n, m की पावर कितना है n, पावर आता है आगे और ये हो जाता है log m, और जो भी बेस रहेगा वो बेस रहता है। देखो मैंने सब जगह बेस छोड़ दिया, अगर बेस यहाँ ई है तो यहाँ भी ई लगाना, यहाँ भी ई लगाना, अगर यहाँ भी ई है तो यहाँ पर भी ई लगाना, ठीक है। जो बेस रहेगा वट उस बेस को वहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये तीन बातें याद रहना चाहिए, फिर आगे हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इसे अगर जरा सॉल्व करके देखो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एल एन वाई शॉर्ट में, और इसको देखो k इंटू एक्स की पावर एन है, k इंटू एक्स की पावर एन है, तो क्या मैं इसको n की जगह x की पावर n, तो क्या टूल पे बैठा सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ log k विद बेस e। क्या मैं log k विद बेस e रहता है तो उसको क्या लिखता हूँ, उसको लिखता हूँ ln k प्लस यहाँ पर भी बेस ई होगा दूसरे में भी, तो उसको भी ln लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ln x की पावर n। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए। अगर इतनी बातें आपको याद है बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे गाइस, ठीक है। आगे देखो एक लाइन और थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एल एन वाई को एजिट छोड़ दो, ठीक है, उसको एल एन के को भी एजिट छोड़ दो, प्लस है उसको एजिट रहने दो, और ये जो एक्स की पावर एन है, क्या पावर वाला फॉर्मूला भी मैंने लिखाया, एन आगे आ जाता है, तो यहाँ एन की जगह एन है तो आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा एन एल एन एक्स। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो differentiating on both sides with respect to x, दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये हो जाएगा ये भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एल एन के प्लस ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एन इंटू एल एन एक्स, ठीक है। ये आपके पास एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं कुछ बातें आपको याद रखना चाहिए। कौन सी, डिफरेंशिएशन की बात है, ठीक है। वो डिफरेंशिएशन की बातें क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसके थोड़ा सा थिकनेस ले आओ, इस पे कलर ये वाला ले आता हूँ, ठीक है, पर उसमें अच्छे से नहीं दिखेगा तो ये रहने देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद क्या रखना चाहिए, अगर मान लो वाई स्क्वेयर है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो गाइस आपको याद रखना है इसको जो जनरल रूल से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं ना वैसे ही करेंगे, पर फंक्शन है वाई का कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, अदर क्वांटिटीज एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे केस में डिफरेंशिएट तो जनरल रूल से ही करेंगे, बस डी वाई बाई डी एक्स लगा देना। जैसे अगर जनरल फॉर्मूला जो होता है डी बाई डी एक्स और एक्स की पावर कितना होता है एन, तो इसको क्या लिखोगे एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ये जनरल फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो ये सी फॉर्मूला आप उसको सॉल्व करेंगे, बट साथ में क्या लगाएंगे डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स का फंक्शन था तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे डिफरेंशिएट, तब ये आता था, बट यहाँ फंक्शन है वाई का और कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर का तो 2y ही हो जाएगा इस फॉर्मूला से, देखो n आगे तो 2 आगे और y की पावर 2 माइनस 1 तो 1 ही रहेगा, तो 2y ही होगा। बट एक्चुअली दोनों का सेम नहीं है, फंक्शन y का कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में,
तो ऐसे केस में हम लोग क्या लगाते हैं, dy बाई dx, ठीक है। ये चीजें आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे केस में यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर करेंगे तो कुछ कुछ डिफरेंशिएट की बातें याद रहनी चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक और फॉर्मूला है, अगर आपको एल एन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू होती है 1/x। क्या होता है, 1/x। ये बातें आपको एक और याद रहना चाहिए। देखो यहाँ कितना है, एल एन वाई, तो वहाँ पर x था तो 1/x हुआ, यहाँ y है तो कितना हो जाएगा 1/y। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/y, ठीक है। 1/y ये देते जाना है, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/y। बट प्रॉब्लम है फंक्शन है y का और कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो जैसे यहाँ dy बाई dx लगाया है, यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा dy बाई dx इक्वल टू। अब इसके बारे में सोचो, ln k पर k क्या था, k एक कांस्टेंट था और कांस्टेंट का लॉग कांस्टेंट ही होगा, मतलब एक नंबर का लॉग नंबर ही देगा। जैसे अगर मैं बात करूं log 4 विद बेस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 2। तो ये अगर कोई वैल्यू है तो उसकी वैल्यू की लॉग कोई ना कोई वैल्यू आएगा, फ्रैक्शन आए, नेगेटिव आए, डेसिमल आए, जो भी आए, पर एक नंबर आएगा। नंबर इज ए कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में करो, आंसर कितना होता है 0। मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 0 प्लस, अब इसका करोगे तो n तो एक पावर था, पावर इज अ नंबर दैट इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, और ln x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x, ठीक है। इस तरह से फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास ये आता है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो ये क्या था, ये था dy बाई इसको लिखो, dy बाई क्या लिखा y, dy यहाँ dy बाई कितना y, और x को उधर भेज दो, तो उधर जब ट्रांसपोज करो डिवाइड, उधर जाकर मल्टीप्लाई, इधर पहले से है n और ये डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा dx बाई पहले से कौन है x। ये आपके पास एक्सप्रेशन आया। अब गौर से देखो, जहां डेल्टा था वहां d आ गया, जहां पर डेल्टा था एक्सप्रेशन आपका टू, यहाँ था n इंटू डेल्टा x बाई एक्स। एक्चुअली आपका एक्सप्रेशन ये था और आया ये है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली डेल्टा वाई क्या था, चेंज था, स्मॉल चेंज। ये डेल्टा वाई क्या था, स्मॉल चेंज इन वाई एंड स्मॉल चेंज इन एक्स। यहाँ पर भी ये डेल्टा वाई जो डी वाई जो है वो स्मॉल चेंज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो आपका डी वाई है ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है डेल्टा वाई के, और ये जो डी एक्स है ये भी अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है किसके, डेल्टा एक्स के। ये घबराने वाली कोई बात नहीं है, दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है। तो अगर आपको लॉग की कॉन्सेप्ट थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन आती है, तो इस तरीके से भी आप चीजों को समझ सकते हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वन क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज इंक्रीजेज बाय 0.5%, फाइंड द परसेंटेज चेंज, ठीक है, चेंज इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस एक क्वेश्चन को मैं पूरे डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद बहुत शॉर्टकट मारूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए, ध्यान से सुनिए। तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है पहले भी आपको करके दिखाया था, ये सब एक्सप्रेशन आप एक्चुअली अगर फ्रेशर हो, 10th पास करके आया हो, तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें आपको नहीं आती होगी, इसलिए मैंने सबका फॉर्मूला लिख दिया। अभी डायरेक्टली याद कर लो, ठीक है। बाद में जब चीजें पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी टॉपिक होगा जो 12th का होगा जो आपने नहीं पढ़ा, पर यहाँ मुझे क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्मॉल परसेंटेज चेंज आती है तो क्वेश्चन 12th के भी सॉल्व कर सकते हो, 11th के भी सॉल्व कर सकते हो, जो टॉपिक नहीं पढ़े हो वो भी सॉल्व कर सकते हो। बस थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट परसेंटेज चेंज की आनी चाहिए, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, तो आपके पास गिवन है, गिवन क्या है गाइस, गिवन है रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेज बाय 0.5%, मतलब चेंज इन रेडियस कितना दे रखा है 0.5%, मतलब ये है डेल्टा आर बाय आर। ये कितना दे रखा, डेल्टा आर बाय आर दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 0 आपको दे रखा है। उसके बाद एक एक्सप्रेशन है जो गिवन है, नहीं भी रहता तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जी आपको दूसरा क्या है, दूसरा गिवन है कि जी इक्वल टू, ये जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कितना दे रखा, ये है जी इंटू एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम है मास ऑफ अर्थ,
ये दोनों कांस्टेंट ही होता है। अगर इसको रिमूव कर दो तो जैसा कि मैंने बताया था, ये जी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/r² के, किसके हो जाएगा 1/r²। फिर से सॉल्व करो तो इसे क्या लिख सकता हूँ, जी का जी पर चला जाएगा तो हो जाएगा r⁻²। ठीक है, ये पास एक एक्सप्रेशन आया। अगर मैं इसे कंपेयर करूं किससे, ये जो आपके पास था y प्रोपोर्शनल टू x⁻n, तो ऐसे केस में आपके पास जो परसेंटेज चेंज आया था क्या आया था, डेल्टा y/y इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डेल्टा x/x। ठीक है, ये अब ये अगर आपको देखो ये उससे मैच कर रहा है। अब अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फिर से जो मैंने पूरी राम कहानी सिखाई है दो तरीके से, उस पूरे राम कहानी को करने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे, क्योंकि मैंने वो चीज तो आपको सिखा रखी है, बस आपको उसको क्या करना है, डायरेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको अगर इससे कंपेयर करो, जब ये ऐसा रहता है, ये देखो एग्जैक्टली वैसा ही है, बस यहाँ y है, वहाँ y की जगह g है, यहाँ x है और यहाँ x की जगह r है, और यहाँ पावर n है, वहाँ पावर n की जगह -2 है। राइट, इससे कंपैरिजन करो तो देखो डिट्टो एक दूसरे से मैच कर रहा है। ठीक है, तो जब ऐसा था तो ऐसा हमने प्रूव करा था कि ऐसा होता है, तो फिर जब वैसा है तो क्या ऐसा होगा क्या, n की जगह -2 टाइम्स ऑफ डेल्टा r/r। अगर मैं इसे फिर से वही राम कहानी करूं जो पीछे मैंने सिखाया था, अगर उतना पूरा प्रोसेस करूंगा तो एग्जैक्टली यही चीजें आएगी क्या। जब ये चीजें आ गई तो आपको बताओ कि ये जो जी को क्या कहते हैं, यही तो है आपका परसेंटेज चेंज इन जी। मैंने बोला था हमेशा लैंग्वेजेज यूज नहीं होगी, सिंबॉलिक लिखा जाएगा और ये ऐसा रहेगा डेल्टा g/g, और इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज चेंज इन जी, परसेंटेज चेंज इन जी। और यही तो कह रहा है फाइंड करने, देखो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, वो जी है, और यही तो है, ये हमें फाइंड करना है, और ये ऑलरेडी आपको गिवन है, तो क्या डायरेक्टली यहाँ पुट करके नहीं फाइंड कर सकते हो। तो सो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा g/g इक्वल टू यहाँ कितना है -2 इंटू डेल्टा r/r। डेल्टा r/r कितना है 0.5%, 0.5%। इसे जब मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आएगा, 5 टू 10, मतलब ये हो जाएगा -1%। तो परसेंटेज चेंज, लिख देता हूं मैं, परसेंटेज चेंज इन जी इक्वल टू कितना आएगा, -1%। ठीक है, मतलब कि कहने माइनस किस बात को शो कर रहा, माइनस सिर्फ ये बता रहा है उसमें 1% डिक्रीज कर जाएगा, क्या हो जाएगा 1% डिक्रीज। और जरा सोच के देखो कि आपके पास जो फॉर्मूला है ये आर, ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², मतलब आर इंक्रीज करेगा तो डी जी जो है वो डिक्रीज करेगा, और आर अगर डिक्रीज करेगा तो जी जो है इंक्रीज करेगा। और यहाँ बोल रहा है कि ये आपका जो अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ, वो इंक्रीज कर रहा है, तो सिंपल सी बात है जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और माइनस साइन यही तो बता रहा है कि जी 1% डिक्रीज कर जाएगा अगर रेडियस ऑफ अर्थ को 0.5% इंक्रीज किया जाएगा तो। ठीक है, अब ये पूरी डिटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब सीधा मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से देखो इसमें क्या दे रखा है, पॉइंट चार्ज है, मान लो कि करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इंक्रीजेज बाय 3%। मान लो कि एक पॉइंट चार्ज है, ये देखो ये लो, मान लो पॉइंट चार्ज है डी क्यू। ठीक है, बहुत छोटा सा चार्ज है, या क्यू ले लो, इसको क्या ले लेता हूँ, क्यू ले लेता हूँ, एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, और इसके डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्टेंस मान लो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितना है, ये है r, कितना है ये r। तो कह रहा है जो डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इंक्रीजेज बाय 3%, मतलब कि डेल्टा r कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, 3%। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू KQ/r²। के कांस्टेंट है, क्यू भी अगर मान लो चार्ज फिक्स है वही कांस्टेंट, ये दोनों को रिमूव कर दो तो ये जो है E प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 1 2। और ये देखो फिर से उसी ये वाले पे
वाई वेरीज मैच कर रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो ना, ये हो जाएगा डेल्टा ई बाई ई, डेल्टा ई बाई ई इक्वल टू एन टाइम्स, एन की जगह कितना है -2, -2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करो, तो -2 इंटू डेल्टा आर बाई आर कितना है, ये है 3%, यहाँ पुट करो 3%, सॉल्व हो गए जाके -6%। ठीक है, तो डेल्टा ई बाई ई कितना आ गया, ये आ गया -6%, मतलब आर अगर इंक्रीज किया जाए तो ई जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये बातें क्लियर हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। अब डायरेक्ट करूँ, देखो और शॉर्टकट, तो फिर से क्या है कर रहा है, इस बार कौन चेंज कर रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द प्लेट इज बाय 2%, मतलब कि डेल्टा डी बाई डी, प्लेट सेपरेशन किसको कहते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस का, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है डी, ये कितने से इंक्रीज कर रहा है, ये कर रहा है 2% से इंक्रीज। माइनस इस तरह से ये क्या एन टाइम, एन कितना है देखो यहाँ पर -1, तो -1 इंटू डेल्टा डी बाई डी। ठीक है, अब क्या देखो शॉर्टकट डायरेक्ट समझ रहे हो, एक क्वेश्चन को मैंने पूरे डिटेल में बताया, दूसरे को थोड़ा सा डिटेल, अब उससे भी डिटेल सीधा फॉर्मूला पे। ठीक है, तो -1 इंटू डेल्टा डी बाई डी कितना, मतलब कि अगर सेपरेशन ऑफ प्लेट के बीच का सेपरेशन को इंक्रीज किया जाए 2% से, तो जो आपका कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा -2%। डिक्रीज क्यों, देखो नीचे में है इन्वर्सली प्रोपोर्शन, इन्वर्सली का मतलब ये इसको इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, गैस इज इंक्रीज बाय 4%, वॉल्यूम ऑफ गैस, तो वॉल्यूम मतलब कि डेल्टा भी बाय कितना है भी, कितना से 4% से ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और आपको कह रहा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन प्रेशर, मतलब ये यहाँ थोड़ा सा लिखो, देखो पी भी इक्वल टू क्या है कांस्टेंट, तो अगर परसेंटेज प्रेशर पी चाहिए तो पी फाइंड करो और भी को उधर ट्रांसपोज, भी मल्टीप्लाई कर जाएगा डिवाइड, मतलब ये हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट बाय भी। अब अगर कांस्टेंट हटा दूं तो p प्रोपोर्शनल हो जाएगा v के, बट v नीचे में है तो ऊपर जाके इसकी पावर -1, ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। तो अब फिर से आपको चाहिए डेल्टा p बाई पी इक्वल टू एन टाइम्स, एन की जगह कितना है गाइस यहाँ -1, तो -1 इंटू डेल्टा v बाई भी, और ये देखो डेल्टा v बाई भी दे रखा है, ये हो जाएगा -1 इंटू कितना 4%, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा -4%, मतलब डेल्टा पी बाई पी कितना आ गया -4%। ठीक है, वैसे भी देखो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसको अगर इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज, इसको डिक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज, तो यहाँ पर क्या किया था, वॉल्यूम को इंक्रीज किया था तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली अगर 5 नंबर के क्वेश्चन को देखा जाए तो ये क्या है, ये तो बहुत आसान है, आपको दे रखा लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज इंक्रीज बाय 2%, मतलब कि डेल्टा एल बाई एल ये आपका है 2%, कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है 2%। ठीक है, तो कह रहा है जो परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, मतलब कि आपको चाहिए डेल्टा एल बाई एल। देखो क्या लिखूं क्या गाइस या डायरेक्ट करूं, देखो ये है आपके पास f इक्वल टू 1/2l अंडर रूट टी बाई म्यू, तो मुझे बाकी सारी चीज़ों से कुछ लेना नहीं है, मुझे इससे लेना है, बाकी सबको हटा दो। ठीक है, तो सिर्फ बचेगा क्या, f जो वैरी करेगा वो l नीचे में, ऊपर जाके l की पावर किससे -1 से, ये है, तो इससे अगर आपको चाहिए डेल्टा f बाई एफ, ये हो जाएगा कितना है n है -1, तो -1 टाइम्स, और ये हो जाएगा डेल्टा l बाई एल। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 इंटू डेल्टा एल बाई एल कितना 2%, ये हो जाएगा -2%, मतलब कि अगर इसको इंक्रीज कर दिया जाए 2% से तो वो 2% से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर 6 नंबर की बात करूं तो ये क्या कह रहा है,
डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इंक्रीज बाय 5%, ठीक है, 5% इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस मतलब डेल्टा आर बाय इंक्रीज, और ये इक्वल टू के क्यू, के कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट, बस आर आपका चेंज कर रहा है, यहाँ स्मॉल आर लिखो, वहां पर स्मॉल आर दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया डेल्टा आर बाय आर, दे रखा आपको कितना 5%। तो तो आपको चाहिए क्या चीज, डेल्टा आर बाय, चाहिए क्या चीज, डेल्टा पोटेंशियल चाहिए था ना, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन पोटेंशियल, मतलब डेल्टा वी बाय वी चाहिए, ये हो जाएगा एन, एन कितना है यहाँ -1, तो -1 -1 अरे यार -1 इंटू डेल्टा आर बाय आर, ठीक है। देख लो इससे चेंज कर रहा है तो उसमें y x पे चेंज कर रहा था, तो डेल्टा y बाय वाई इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डेल्टा x बाय x, यहाँ भी किस पे चेंज कर रहा है, r पे, तो डेल्टा v बाय v इक्वल टू कितना हो जाएगा n टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाय r, n कितना था -1, इसे सॉल्व करो, ये हो जाएगा -1 इंटू डेल्टा r बाय r कितना 5%, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -5%, मतलब अगर r को इंक्रीज किया गया 5% से, तो ये जो डेल्टा v बाई वी परसेंटेज चेंज इन पोटेंशियल है वो कितना डिक्रीज कर जाएगा 5% से, ठीक है। सिमिलरली अब सीधा मैं करूँ क्या, इसमें देखो ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेज बाय 1%, इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि डेल्टा एल बाई एल कितना है 1%, कितना है 1%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इज टाइम पीरियड, मतलब टी में चाहिए, और टी एल पे कैसे डिपेंड कर रहा है, देखो 2 पाई अंडर रूट, थोड़ा से इसको और इसे क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट एल बाई अंडर रूट जी। अब देखो प्यारे, दोनों कांस्टेंट ही कांस्टेंट, तीनों के वैल्यू फिक्स है, मतलब टाइम पीरियड सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, अंडर रूट एल पे, तो ऐसे लिख सकता हूँ टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो ये तो किसके, एल की पावर 1/2, और ये 10 बार बोल चुका हूँ कि रूट को हटाऊंगा तो पावर कितना होता है 1/2, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एल की पावर 1/2, और आपको ये तो चाहिए था टाइम, टाइम में कितना चेंज हो रहा है परसेंटेज चेंज, तो अगर आपको चाहिए डेल्टा टी बाई टी, तो आपको लिखना है एन टाइम्स, और एन कितना है हाफ, ये हो जाएगा 1/2 इंटू डेल्टा कितना, डेल्टा एल है ना, डेल्टा एल बाई एल, ठीक है, तो 1/2 इंटू डेल्टा एल बाई एल कितना है प्यारे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, डेल्टा एल बाई एल है 1%, कितना है 1%, ये हो जाएगा 1/2%, दैट मीन्स 0.5%। अगर इसको 1% से लेंथ को क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाए, तो आपका जो टाइम पीरियड है वो 0.5% ही इंक्रीज करेगा, ठीक है, मतलब उसका आधा ही इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखो लगता है क्वेश्चन रिपीट कर गया, क्या हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कह रहा है वॉल्यूम डिक्रीजेज बाय 2%, नहीं उस बार इंक्रीज हो रहा था इस बार डिक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा क्या कह रहा, वॉल्यूम जो है डेल्टा वी बाई वी डिक्रीज, डिक्रीज मतलब माइनस लगाना है, अगर कह रहा डिक्रीज मतलब माइनस लगाना है, कितना हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी -2%, और इससे आप सॉल्व करोगे तो पी वी इक्वल टू सी, और करा कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आपको चाहिए क्या, परसेंटेज चेंज इन प्रेशर, पी चाहिए, वी को भेजो मल्टीप्लाई, और सी आपका कांस्टेंट है, तो पी जो है वी से कैसे रिलेट करेगा, ये प्रोपोर्शनल टू वी, और ये ऊपर जाके हो जाएगा पावर -1, तो इस तरह से ये चीजें आपको पता है, तो आपको फाइंड करना है डेल्टा पी बाई पी, तो ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाई वी, बट n कितना है, n है -1, तो -1 इंटू डेल्टा वी बाई वी, ठीक है, तो -1 इंटू डेल्टा वी बाई वी कितना है -2%, ये हो जाएगा -2%, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 2%। गाइस देखो ब्लंडर हो गया, ये हो रहा था डिक्रीज कर रहा था, और इस बार क्या हो गया इंक्रीज कर जाएगा, कितना 2% से, तो वैसे भी देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, भी क्या है पी के इनवर्सली, मतलब भी को अगर इंक्रीज करेंगे तो पी डिक्रीज करेगा, बट अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज करेगा, तो देखो ये क्या किया डिक्रीज किया, तो वो क्या हो गया इंक्रीज कर गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट
अगर देखें 9 नंबर क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन करेंगे, बस खत्म, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फिर बात। रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीजेज बाय 1%। रेडियस ऑफ स्फीयर मतलब कि डेल्टा आर बाई आर ये इंक्रीज कर रहा है कितना, 1%। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपका दे रहा है स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम के अंदर कहा 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 4/3 कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, वी वेरीज आर स्क्वायर। और आपको चाहिए था क्या कि परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, दैट मीन्स डेल्टा वी बाई वी चाहिए, ये हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। तो एन कितना है 2, ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर। ठीक है, और ये 2 का 2 रहने दो, ये डेल्टा आर बाई आर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1। इसे जब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 2%, मतलब परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम दैट इज 2%। ठीक है, अगर इसको इंक्रीज किया जाए तो ये भी इंक्रीज होगा, वैसे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन था। अब यहाँ देखो क्या कर रहा है, हाइट ऑफ अ लिक्विड कॉलम इंक्रीजेज बाय 2%। ठीक है, इंक्रीजेज बाय 2%, मतलब कि हाइट ऑफ अ लिक्विड मतलब डेल्टा एच बाई एच ये कितना है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन प्रेशर। अब देखो यहाँ पर जो है ये प्रेशर होता तो भी लिखा गया। ठीक है, एडिट करने में गलती किया होगा, पी इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है तो इससे देखिए पी इक्वल टू कितना है, रो जी। देखो रो जी दोनों कांस्टेंट है, आपका ये पी है प्रोपोर्शनल किसके, एच के। तो इस आप फॉर्मूला बैठा लो, डेल्टा पी बाय पी इक्वल टू डेल्टा एन टाइम्स, एन इसकी पावर कितनी है, नहीं कुछ तो 1 इंटू डेल्टा एच बाई एच। ठीक है, तो 1 इंटू डेल्टा एच बाई एच कितना है 2% इंटू 2%, इसे सॉल्व कर दोगे तो ये हो जाएगा 2%। गाइस अगर ये 2% से लिक्विड का हाइट इंक्रीज किया तो ये जो क्या था प्रेशर, वो भी कितना इंक्रीज करेगा 2%। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन 11 नंबर भी देख ही लिया जाए। ठीक है, 11 नंबर क्या है, कुछ छूटा तो नहीं, नहीं सारा तो सॉल्व कर ही दिया। अगर बात करें 11 नंबर, ये क्या है, ये कह रहा है कि एरिया इंक्रीजेज बाय 5%। अब देखो आंसर तो देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शन, तो एरिया इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर कैसा आएगा, डिक्रीज, आंसर माइनस में फिक्स है। तो एरिया मतलब कि डेल्टा ए बाई ए कितना दे रखा है, बोला है कि फोर्स जो है और ये चाहिए आपको डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू एन टाइम्स, तो एन कितना है -1 इंटू डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए। ठीक है, तो -1 इंटू डेल्टा ए बाई ए कितना है, डेल्टा ए बाई ए 5%, तो ये हो जाएगा -5%। ठीक है, आप ऐसे भी देख रहे हो कि प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर एरिया को इंक्रीज किया जाए तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, और आंसर वही होगा, -5% क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो इस टाइप के देखो, आपने किस किस टाइप के क्वेश्चन देखे, आपने गैस से रिलेटेड क्वेश्चन देखा, प्रेशर से देखा, वॉल्यूम से देखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से देखा, अभी और भी हम लोग करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे। पर आपने देखा ये सारे क्वेश्चन, आपने ये सब टॉपिक नहीं भी पढ़ा, बस आपको स्मॉल परसेंटेज चेंज आती है, उसके हेल्प से आपने सारे क्वेश्चन को 2 सेकेंड में, मिनटों में सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के लिए आपको आना चाहिए। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा, वीडियो एक्चुअली बहुत लेंदी हो गया, नहीं तो इसी टॉपिक में खत्म कर देते। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा दैट इज जनरल रूल फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज। जस्ट इमेजिन करो कि अब कोई क्वांटिटी है, जस्ट अ क्वांटिटी ये है, और ये एक्स वाई जेड, ठीक है, कई सारे क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए ही जनरल फॉर्मूला बनाया गया है ये। और ये स्मॉल परसेंटेज चेंज जो है आप एरर में भी पढ़ेंगे, तो आपको नेक्स्ट क्लास हम लोग इस पे बात करेंगे, और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर जो जेई या नीट में पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए इतना, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, एंड जो भी प्रॉब्लम आपको आती है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है वो मुझे बताए, उस प्रॉब्लम को भगाना मेरा काम है। ठीक है, तो सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए बाय।